गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमारे आरटीई एक्ट 2009 है, जिसमें से कुछ बिंदुओं पर हमने कल चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया और यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। और इसके साथ शिक्षा अधिकार अधिनियम है जो वो क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मतलब एक एक्ट बनाया गया है। और इसके बारे में भी मैंने बताया था कल कि संविधान के अंतर्गत कुल 6 मूल अधिकार हैं, उनमें से शिक्षा प्राप्ति का भी एक अधिकार है। इस संबंध में हमने कल चर्चा की थी। इसके बाद हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एक उसमें रिफॉर्म हुआ था, सुधार हुआ था 21A के रूप में, जिसमें बताया गया था जो हमारे संविधान के मूल अधिकार है उसमें 21A जो एक अनुच्छेद है उसमें बताया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में प्राइवेट स्कूलों का क्या दायित्व है उसके बारे में बात की थी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उससे 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। जितनी उन्होंने फीस ली है उसका 10 गुना स्कूल से जुर्माना लिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए और 1 लाख रुपए तक का अगर मान्यता रद्द होने के बाद भी कोई विद्यालय चलाता है, स्कूल चलाता है या संचालित करता है तो 1 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाएगा। और उसके बाद भी जुर्माने के बाद भी अगर वो स्कूल चलाता है तो पर डे के 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है कि इसमें विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की जो उम्र है, वैसे सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक है, विकलांग बच्चों के लिए 18 वर्ष की गई है। और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये भी बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य की सरकारों और केंद्र सरकार को मतलब शिक्षा बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना एक अनिवार्य है। मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाई जाना अनिवार्य है सरकारों के लिए। और एक साथ में ये भी बात कही थी मैंने कि प्रवेश के समय कई स्कूल है जो प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं या एडमिशन फीस की मांग करते हैं और साथ ही माता पिता का साक्षात्कार भी लेते हैं। तो इस अधिनियम के तहत इस प्रक्रिया को भी बदलने की बात कही गई थी। और इस अधिनियम के अनुसार जो आरटीई एक्ट 2009 है, इसके अनुसार बच्चों की जो स्क्रीनिंग और माता पिता का जो इंटरव्यू लेता है कोई भी विद्यालय तो उस पर 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर फिर से दोबारा लेता है, दोहराता है उस बात को, तो 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। और आरटीई एक्ट के अनुसार कोई भी शिक्षक है जो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। और इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ वो अपनी आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन ले सकता है, ये बात कल मैंने बताई थी आपको। और इसके साथ साथ शिक्षकों के अनुपात को भी निश्चित किया गया था। तो ये सब प्राइवेट स्कूलों के संदर्भ में बात थी। आज हम आरटीई एक्ट में सरकार के क्या प्रयास हैं, किस प्रकार वो बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के प्रयास करेंगे, इस संबंध में बात करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है कि प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए कि यानी कि प्रत्येक बच्चे को
कोई गांव ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, तो कोई बच्चा है उसको 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर, उसके घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर या उसके गांव से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर उसे एक प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राथमिक स्कूल यानी कि 8वीं तक का विद्यालय उपलब्ध करवाएगी, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी। और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर माध्यमिक स्कूल यानी कि 10वीं तक के विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए। ये सरकार के लिए दायित्व निर्धारित किए गए। और निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर इस दायरे के अंदर विद्यालय नहीं है बच्चे के लिए, ठीक है ना, तो उसको आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी सरकार, या फिर छात्रावास यानी कि हॉस्टल की व्यवस्था करेगी। ये सरकार का प्रमुख दायित्व है, सरकार के प्रयास हैं। फिर दूसरा बिंदु है कि बच्चे को स्कूल में दाखिला लेते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी अनुदान नहीं मांगेगा। इस सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा जाता है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो स्कूल का जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं या स्कूल का कोई भी टीचर हैं, वो उसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगेगा, अनुदान मतलब डोनेशन नहीं मांगेगा, चंदा नहीं मांगेगा। इसके साथ ही बच्चे का साक्षात्कार देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान किया गया है, ऐसी बात कही गई है। और इसके साथ साथ तीसरा बिंदु, विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी शिक्षा के साथ जोड़ा जाए और स्कूलों में नामांकन बढ़ाया जाए। किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। मगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है और किसी कागज़ की कमी है, मान लो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या जन्म प्रमाण पत्र या किसी भी कागज़ की आवश्यक कार्रवाई है वो नहीं है उसके पास, तो उस के अभाव में उसका एडमिशन नहीं रोका जा सकता। स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। मतलब कि स्कूल में मान लो कि जुलाई के एंड तक बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है और ये प्रवेश प्रक्रिया का एक निश्चित जो टाइम है, मान लो जुलाई के एंड तक जिन जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनको दे दिया जाता है। और उसके बाद अगर कोई बच्चा मिड सेशन में यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने निकल गए फिर भी वो प्रवेश लेना चाहता है तो कोई भी स्कूल उसको मना नहीं कर सकता। और साथ ही प्रवेश के लिए परीक्षा भी देने की ज़रूरत नहीं है उसे, कि सीधा एडमिशन ले सकता है। 5वां बिंदु है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा, अभी उसको असफल या फेल नहीं किया जाएगा किसी भी कक्षा में। और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा। यानी कि 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने पर 6 से 14 मतलब 8 साल 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने तक उस बच्चे को किसी प्रकार से स्कूल से या विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता और उसे एक ही कक्षा में रोका नहीं जाएगा, बल्कि उसे आगे प्रमोट किया जाएगा परीक्षा परिणाम के आधार पर। स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी, मतलब हर 30 बच्चों के लिए एक कक्ष होगा, 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक होगा, टीचर होगा। मान लो कि स्कूल में 1 से लेकर 30 तक बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं, 27 बच्चे हैं, तो एक शिक्षक होगा। मान लो कि वहाँ पर 32 बच्चे हैं या 58 या 60 बच्चे हैं, तो 30 से ऊपर और 60 से कम होने पर वहाँ पर 2 टीचर होंगे और 90 तक होने पर वहाँ पर 3 टीचर होंगे। इस तरह से टीचरों की संख्या
प्रति 30 बच्चे 30 बच्चों पर बढ़ाई जाएगी। और हर शिक्षक के लिए एक कक्षा कक्ष और एक प्रिंसिपल के लिए एक अलग से कमरा यानी कि ऑफिस उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसी सरकार व्यवस्था करेगी। इसके बाद 7वां बिंदु है, कोई भी शिक्षक है जो या शिक्षिका है जो निजी शिक्षण या निजी शिक्षण गतिविधियां नहीं चलाएगा। मतलब कोई भी कोचिंग सेंटर में या ट्यूशन वगैरह नहीं करवाएगा, ऐसी बात कही गई है। कोई भी टीचर है जो अपना निजी ट्यूशन नहीं करवाएगा, घर जाकर या किसी प्रकार से विद्यालय में पैसे का लेन देन करके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, ओवर टाइम नहीं करेगा, या स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को शिक्षण नहीं करवाएगा निजी स्तर पर। फिर 8वां बिंदु है, स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। बाथरूम टॉयलेट की अलग से व्यवस्था होगी, शौचालयों की अलग से व्यवस्था होगी। ऐसी बात 8वें बिंदु में कही गई है। अगर को एजुकेशन है या सहज शिक्षा है, विद्यालय में लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। 9वां बिंदु है, किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि स्कूल में किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसे दंड नहीं दिया जाएगा। 10वां बिंदु है, इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्र, सीआरसी तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी। तो 10वें बिंदु में कही गई है कि इस अधिनियम के तहत जो आरटी एक्ट 2009 है, उसमें अगर बच्चों को कोई भी अध्यापकों के प्रति या विद्यालय प्रशासन के प्रति कोई शिकायत है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। और ब्लॉक स्तर पर एक क्लस्टर संसाधन या एक ब्लॉक अधिकारी को व्यवस्था की जाएगी, पीओ की व्यवस्था की जाएगी। और तहसील स्तर पर एक तहसील पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जो प्राइमरी जो एक पीईओ प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार सरकार के प्रयास हैं आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। अब हमारे जो आगे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, एक अध्यापक की भूमिका क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शिक्षक की भूमिका के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रावधान के अनुसार सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक में शिक्षकों की औसत संख्या होने के बजाय छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। जिस संबंध में अभी पीछे बात की है कि 30 स्टूडेंट पर एक टीचर, 60 स्टूडेंट पर 2 टीचर, 90 स्टूडेंट पर 3 टीचर और 120 होने पर 4 टीचर और एक हेडमास्टर या एक एचएम की व्यवस्था होगी। तो एक निश्चित अनुपात के अनुसार अध्यापकों का होना जरूरी है। दूसरे बिंदु में यह प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। तीसरा बिंदु, यह प्रावधान गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में शिक्षक की भूमिका सुनिश्चित करता है। अर्थात किसी भी प्रकार के अनर्गल कार्य नहीं करने, सिर्फ जनगणना और विधानसभा लोकसभा के चुनाव और आपदा प्रबंधन हुई, कोई भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके प्रबंध के लिए टीचरों की भूमिका सुनिश्चित करती है। तो चौथा जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचरों की, उसमें आरटी एक्ट है जो उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। मतलब उचित रूप से शिक्षक योग्य और एबल होने चाहिए। आरटी एक्ट के अनुसार उनकी योग्यता सुनिश्चित करता है। जो हम समझते हैं कि जो प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पर 5वीं कक्षा तक
BST से DLED या NTT का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और मिडिल या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों के लिए B.Ed 2 वर्ष का, 1 वर्ष का या 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो RT एक्ट ये सुनिश्चित करता है। तो आगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आलोचना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कुछ प्रमुख आलोचनाएं या कमियां नीचे लिखी गई है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है समान शिक्षा। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि देश का प्रत्येक बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाएगा और सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ये थोड़ी आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, जो कुछ खास में महत्व नहीं रखती है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है। और दूसरा बिंदु, इस विधेयक में 6 वर्ष तक की उम्र वाले 17 करोड़ बच्चों के बारे में बात नहीं बताई गई है। यानी कि 6 वर्ष तक के या उससे छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करती है सरकार। इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये बहुत कुछ अच्छी है। तीसरा बिंदु, इस विधेयक में मुफ्त शिक्षा के लिए बजट प्रावधान का जिक्र नहीं है। कोई अलग से बजट की बात नहीं की गई है इसमें, ये भी अच्छा बिंदु है। इस अधिनियम द्वारा बिना किसी दस्तावेज के एडमिशन का जिक्र किया गया है, परंतु कुछ राज्यों में पहले से ही चले आ रहे नियमों का पालन हो रहा है, जिनमें दस्तावेज जैसे BPL कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जमा करने के पश्चात ही बहुत से अनाथ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मतलब कि विद्यालय में एडमिशन के समय कुछ जैसे BPL कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है आदि जमा करने पर एडमिशन दिए जाते हैं, एक गलत बात है। पांचवा बिंदु, यह अधिनियम निजी प्रबंधकों के संवैधानिक अधिकार बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने संस्थानों को चलाने का उल्लंघन करता है। तो आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।